नमस्कार साथियों, डिस्कस कंटिन्यू करते हैं अपन प्रीवियस लेक्चर से। प्रीवियस लेक्चर में आपको प्लेसेंटा की जनरल एनाटॉमी वाले डायग्राम को रिप्रेजेंट करके इंफॉर्मेशन दी गई थी। याद दिलाना चाहूं तो प्रीवियस लेक्चर में इस कंडीशन को एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट वन फाउंडेशन को स्टार्ट करना रिमेनिंग था। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को अपन प्लेसेंटा के बारे में मिलने वाली और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को लेकर के। नंबर वन थिंग आई हैव टू मेंशन द हेडिंग ऑन द बोर्ड, प्लेसेंटा। एनाटॉमिकल डायग्राम में जितनी इंफॉर्मेशन मिली उसके बाद अपने पास और क्या क्या जानकारियां हैं, आइए लेना शुरू करें इस प्लेसेंटा से। फर्स्ट थिंग, नंबर वन थिंग, प्लेसेंटा को डिफाइन कर रहे हैं अपन। उसकी डेफिनेशन में तीन वर्डिंग यूज आती है, उन तीनों को देखें, मीनिंग समझें। प्लेसेंटा की अपनी खुद की एक परिभाषा है जो बोर्ड पे प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तीन वर्ड आते हैं उसके अंदर, डेसिडुएट, डिस्कॉइडल, हिमोकोरियल। मेंशन करता हूं कि प्लेसेंटा अपने आप में बोल रहा है आई एम डिस्कॉइडल, डेसिडुएट, हीमोकोरियल स्ट्रक्चर। इन तीनों का मीनिंग पता लगाते ही समझ में आ जाएगा प्लेसेंटा अपने बारे में बोलना क्या चाहता है। डिस्कॉइडल, डेसिडुएट, हीमोकोरियल स्ट्रक्चर। और इसी लेक्चर से अपन एग्जैक्टली जो एमसीक्यू अराइज होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग के दो वर्ड का सिंपल सा मीनिंग निकाल लेते हैं। यहां इसने मेंशन किया है डिस्कॉइडल, तो बड़ा सरल है। डिस्क का मतलब यहां दो प्लेट होती है। डिस्क का मीनिंग प्लेट से है, और प्लेट अपन एनाटॉमी की हेल्प से पता कर सकते हैं कि हां साहब दो प्लेट होती है, एक ऊपर मदर की, एक नीचे बच्चे की। ऊपर मदर वाली प्लेट जो खाना लेकर आती है, और नीचे वाली बच्चे वाली प्लेट जिसे खाना चाहिए। मदर वाली प्लेट डेसिडुआ वाली, डेसिडुआ बेसिलिस वाली, और बच्चे वाली प्लेट कोरियन वाली। तो दो प्लेटें होती है। फर्स्ट थिंग ये बता रहा है, एक प्लेट में खाना भरा हुआ है, बच्चे के लिए लेकर आया है, और दूसरी प्लेट में खाने को रिसीव करना है। तो डिस्कॉइडल शब्द का मीनिंग है कि वहां पे टोटल दो प्लेट्स होती हैं, और वो दो प्लेट कौन कौन सी होती है। मदर वाली को बोलेंगे बेसल, बेसल का मतलब डेसिडुआ बेसिलिस, और बच्चे वाली को बोलेंगे कोरियोनिक। तो प्लेसेंटा की डायग्रामेटिकली इंफॉर्मेशन से भी हमें पता चलता है कि वहां दो प्लेटें होती है, एक मां की और बच्चे की, बेसल प्लेट, कोरियोनिक प्लेट। नेक्स्ट वन बोल रहा है ये डेसिडुएट। तो डेसिडुएट को अपन लिंक कर चुके हैं कि डेसिडुएट वर्ड का मीनिंग टेम्परेरी नेचर से होता है। प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में, यूटेराइन कैविटी में जितने भी स्ट्रक्चर मिल रही हैं वो सारी टेम्परेरी ही हैं। डेफिनेटली 9 मंथ का जो टाइम ड्यूरेशन है तब तक वो अवेलेबल रहेंगे, बाद में उनको शेड होना ही है, जाना ही है। तो प्लेसेंटा भी एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में दिखाई देगी, बाद में लेबर में थर्ड स्टेज में अलग होकर बाहर निकल जाएगी। तो कुछ समय के लिए शरीर में रहना, अस्थायी समय के लिए किसी संरचना का पाया जाना कहलाता है डेसिडुआ। तो नाम आ गया डेसिडुएट स्ट्रक्चर, टेम्परेरी। यहां पे मेरे कंपटीशन का पहला एमसीक्यू है, वो शब्द ये रहा, हीमोकोरियल। हीमोकोरियल यहां फर्स्ट वो ऐसा वर्ड है जिसके मीनिंग को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो छोटे मोटे डाउट भी क्लियर कर देता है। हीमोकोरियल का मीनिंग क्या है, दो शब्दों में से डिवाइड कर ले, हीमो और कोरियल। हीमो का मतलब होता है ब्लड से, और ब्लड का मतलब है मदर के ब्लड के कंटेंट। आपको समझाया भी गया कई बार, फिर से याद दिला दूं कि चीज क्या होती है। मदर अपना ब्लड बच्चे को नहीं दे रही है, ब्लड के जो कंटेंट हैं वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं डेसिडुआ के द्वारा।
और डेसिडुआ के द्वारा कहां ट्रांसफर किए जा रहे हैं? कोरियन को। हल्का सा इसके अंदर इंफॉर्मेशन कि अपने पास ये पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स है, नाम इसका यूटेराइन आर्टरी है। इसके अंदर दुनिया भर के कंटेंट मिलते हैं। उस कंटेंट में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लाज्मा भी है, प्रोटीन भी है, न्यूट्रिएंट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, मल्टीपल चीजें हैं। ये जो न्यूट्रिएंट हैं, आपको बोला दुनिया भर की ब्रांचेस होती हैं। स्पाइरल आर्टरी 120 से 200 इन स्पाइरल आर्टरी के द्वारा दिया जाता है यहां पर इस डेसिडुआ को। तो आप मुझे बताएं सामने के डायग्राम को, रिप्रेजेंटेशन को देख करके कि डेसिडुआ के अंदर मां का ब्लड होता है या मां के ब्लड के कंटेंट होते हैं? डेसिडुआ में मदर का ब्लड होता है या ब्लड के कंटेंट? जवाब देना है, ब्लड के कंटेंट होते हैं। बच्चे को वही ट्रांसफर किया जाता है जो बच्चे की डिमांड है। किसी भी प्रकार की ब्लड सेल को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ब्लड सेल किसी भी प्रकार की हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये बच्चा खुद बनाता है। फीटल ब्लड सेल कौन बनाता है? बच्चा खुद बनाता है। बच्चे का खुद का बोन मैरो बनाता है। किसी भी प्रकार की मैटरनल ब्लड सेल को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। सिर्फ बच्चे को डेवलप होने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए, वो न्यूट्रिएंट कुछ भी हो सकते हैं। वो न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन हो सकता है, वो न्यूट्रिएंट हमारा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो न्यूट्रिएंट प्रोटीन हो सकता है, वो न्यूट्रिएंट वाटर हो सकता है। तो केवल और केवल कंटेंट को डेसिडुआ के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं कोरियन में। तो हीमोकोरियल का मतलब है ट्रांसफर ऑफ मैटरनल ब्लड कंटेंट, ट्रांसफर ऑफ मैटरनल ब्लड कंटेंट फ्रॉम डेसिडुआ टू कोरियन। इस लाइन का मतलब है हीमोकोरियल, जो हमें क्लियर कर देता है मां और बच्चे का ब्लड कभी कांटेक्ट में नहीं आता है। कांटेक्ट में केवल कौन आता है? कंटेंट आते। मां और बच्चे का ब्लड कभी कांटेक्ट में नहीं आता है। कांटेक्ट में कौन आता है? कंटेंट आते हैं। इसको लेकर के एक छोटा एमसीक्यू और बनता है। सवाल ऐसा ही है, क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइम ऑन विच मैटरनल एंड फीटल ब्लड एक्सचेंज विथ ईच अदर। समय के उस दौर का नाम बताइए जब मां और बच्चे का ब्लड आपस में एक्सचेंज होता है। अब क्या जवाब देंगे आप वहां पर? ऑप्शन देखें, नंबर 1 फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नंबर 2 सेकेंड ट्राइमेस्टर, नंबर 3 थर्ड ट्राइमेस्टर, नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो यहां पे सिंपल सी लैंग्वेज को एमसीक्यू फॉर्म में डेवलप करके एग्जामिनर ने प्रेजेंट कर दिया। हमें कंफर्म हो जाना है कि कभी भी मां और बच्चे का ब्लड नहीं मिलता है, फिर चाहे हमें वो किसी भी ट्राइमेस्टर को बोल के कंफ्यूज करे। हमें आंसर क्या देना है? नन ऑफ दिस, बिकॉज मैटरनल एंड फीटल ब्लड नेवर एक्सचेंज टू ईच अदर। देयर इज एक्सचेंज ओनली ऑन न्यूट्रिएंट्स डन। सिर्फ न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है। तो प्लासेंटा की डेफिनेशन में 3 वर्ड आपके सामने रिप्रेजेंटेबल है। वहां 3 वर्ड हैं, डिस्कॉइडल, डेसिडुवेट, हीमोकोरियल। जैसे मैंने कहा डिस्कॉइडल प्लेट को बताएगा। प्लेट अपने पास 2 होंगी, एक का नाम मदर, एक का नाम फीटस, बेसल और कोरियोनिक। डेसिडुवेट बोलेगा प्लेसेंटा परमानेंट जुगाड़ नहीं है, केवल प्रेगनेंसी की स्ट्रक्चर है, फिर ये शट ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन अराइज होता है हीमोकोरियल से। लैंग्वेज है हीमोकोरियल जो सिखा करके जा रही है। ट्रांसफर सिर्फ किसका होता है? न्यूट्रिएंट का, कंटेंट का। याद रखिएगा, ब्लड एक्सचेंज कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट वन बात करें इस परिचय के अंदर ही, अगले पेज पे ले लेते हैं। तो वहां पर आता है ये लाइन, प्लेसेंटल सरफेस। प्लेसेंटल सरफेस के बारे में क्वेश्चन है। तो प्लेसेंटल सरफेस में 2 सरफेस ले लीजिए, वापस से वही चीज, मैटरनल और फीटल। प्लेसेंटल सरफेस, मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस नाम वही आने वाले हैं। मैटरनल सरफेस में वही अपने पास ऊपर की तरफ डेसिडुआ कोटिलिडॉन और फीटल सरफेस में नीचे कोरियन। अब यहां पे क्यों ना सीधा एमसीक्यू की बात करें।
प्लेसेंटा में 2 सरफेस होती है, उनके अपने बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। मदर की सरफेस डेसिडुआ वाली होती है, डेसिडुआ में न्यूट्रिशन होता है, वहीं पर कॉटिलिडॉन होते हैं, 15 से 20 होते हैं। कॉटिलिडॉन के कारण मदर की सरफेस कलरफुल होती है, रफ होती है, खुरदरी होती है। फीटल सरफेस कोरियन होता है, उस कोरियन के ऊपर एमनियन या एमनियोटिक कैविटी वाली मेम्ब्रेन पाई जाती है, उससे वो स्मूथ होती है, शाइनी होती है। मैं यह बोलना चाहता हूं फीटल सरफेस को लेकर के आपके पास 100% एक एमसीक्यू आएगा प्लेसेंटल सरफेस को लेकर, और वह एमसीक्यू यह आएगा कि होने को मदर की सरफेस के 5-6 कैरेक्टर हैं, होने को फीटस की सरफेस के 5-6 कैरेक्टर हैं, लेकिन कोई एक ऐसा कैरेक्टर बताइए जो इन दोनों सरफेस के अंदर इजीली आइडेंटिफिकेशन करता हो, इजीली आइडेंटिफिकेशन करता हो। तो आपको एग्जैक्ट आंसर जब देना होगा, तो आंसर जब देंगे हम जाएंगे आइडेंटिफिकेशन करते हैं किससे, अम्बिलिकल कोड से। आफ्टर डिलीवरी आपको एग्जामिनर ने प्लासेंटा को हाथ में रख के दे दिया और बोला देख के बता भैया इसमें से कौन सी सरफेस बच्चे वाली है फीटल, कौन सी सरफेस मां वाली है मैटरनल। तो आपको सिर्फ एक लॉजिक देना है, जहां से अम्बिलिकल कोड निकल रहा है वो फीटल सरफेस है और उसके अपोजिट वाली मैटरनल सरफेस है। जहां से अम्बिलिकल कोड निकल रहा है वो फीटल, उसके अपोजिट मैटरनल। ये बेस्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। प्लेसेंटा के एग्जामिनेशन में मां और बच्चे की सरफेस को अलग अलग बताने के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, पर एक ऐसा पॉइंट जो सबसे अच्छा लॉजिक रखता है वो है अम्बिलिकल कोड की ओपनिंग। नहीं तो मैं बता सकता हूं, बता भी रहा हूं, मदर की सरफेस कलरफुल होती है, रफ होती है कॉटिलिडॉन के कारण, बच्चे की सरफेस स्मूथ होती है, कलरलेस होती है एमनियन के कारण। डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन में भी आप देख सकते हैं, यहां देखें बता रखा है दोनों सरफेसेस को, गौर से देखिएगा। इधर लिखा हुआ है मैटरनल सरफेस और यहां लिखा हुआ है फीटल सरफेस। मैटरनल सरफेस पे देखिए इतने सारे ये आपको लोब्स 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 दिखाई दे रहे हैं। ये लोब्स 15 to 20 कॉटिलिडॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मदर के सरफेस को और देखेंगे तो कलर भी दिखाई दे रहा है रेड कलर का, तो कलरफुल होती है, रेड कलर की होती है, बहुत सारे लोब 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 वाली होती है। और इस सरफेस पे हाथ लगाएंगे, हाथ घुमाएंगे तो बहुत सारे लोब होने से ये खुरदरी रफ भी फील होती है। अपोजिट है फीटस में। देखें सबसे बड़ी चीज ये रही अम्बिलिकल कोड। ये अम्बिलिकल कोड जहां मिल रही है वो फीटल सरफेस है। आगे देखें इस सरफेस के ऊपर ये सफेद जाल पाया जाता है जिसका नाम एमनियन है। एमनियन की क्वालिटी होती है, अभी सुने क्या क्वालिटी होती है, बड़ी फेमस है। एमनियन को आप समझ सकते हैं एक प्लास्टिक की थैली की तरह। जी हां, मोस्ट कॉमन प्लास्टिक की थैली जिसमें आप राशन का सामान लाते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होती है। साड़ी पैकिंग वगैरह में भी यूज आती है वो ट्रांसपेरेंट थैली। उस ट्रांसपेरेंट थैली क्वालिटी क्या है, पहली बात है वो ट्रांसपेरेंट है, दूसरी बात कोई कलर नहीं है, डिफाइन नहीं कर सकते उसको, वो कलरलेस है, और तीसरा हाथ में लेते हैं बड़ी फिसल जाती है तो वो स्मूथ है। तो एमनियन की क्वालिटी ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, स्मूथ। तो फीटल सरफेस पे क्योंकि एमनियन का कवरिंग होती है, क्योंकि फीटल सरफेस पे एमनियन की कवरिंग होती है और एमनियन की 3 क्वालिटी होती है कि वो ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, स्मूथ है, तो फीटल सरफेस की वह क्वालिटी। मदर की सरफेस रेड कलर की है, कॉटिलिडॉन है, खुरदरी है। तो इन दोनों सरफेस में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बहुत सारे हैं, कलरफुल, कलरलेस, रफ, स्मूथ, रेड कलर, नो कलर, विजिबल, ट्रांसपेरेंट। पर मैंने बोला कि एक ऐसा डिफरेंस जो सबसे बड़ा होता है एमसीक्यू का, वो बताना है आपको अम्बिलिकल कोड की ओपनिंग। ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन है प्लेसेंटा की जनरल एनाटॉमी के अंदर जो आपको बताया जा रहा है। आते हैं अपन और पॉइंट्स पे सरफेस का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद।
नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे लेके आता हूं, वेट को लेकर के। जी हां, प्लेसेंटल वेट, वजन कितना होता है, प्लेसेंटा का वजन कितना होता है। तो यहां पे देखें दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आइडियली अपन जो बुक्स में पढ़ लेते हैं कि प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम होता है, डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। तो एक इंफॉर्मेशन दूं, किसी भी नोट्स में, गाइड में या बुक में जो वैल्यूज दी जाती हैं वो टर्म की होती हैं, एट टर्म, और टर्म का मतलब होता है 9 मंथ। यदि आपने कहीं किसी कोने में पढ़ा है कि प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम होता है, तो वो वजन कब बताया जा रहा है, उसके द्वारा टर्म पे, सही समय पे। जिस प्रकार आपसे पूछा जाए एक बच्चे का वजन कितना होता है, आप जवाब दे 2.5 से 4 किलो, तो वो वजन 9वें महीने पर है। प्रेगनेंसी में जब 9वां महीना नहीं आया होगा, जब 8वां, 7वां, 6वां, 5वां, 4था, 3रा होगा, तो 100% वजन कम ही होगा। एग्जाम्पल, बच्चे का वजन 20 वीक पे 500 ग्राम कम है, 28 वीक पे 2750 ग्राम ज्यादा, 37 वीक पे, 36 वीक पे 3400 ग्राम उससे ज्यादा, 40 वीक पे 4 किलो तक ज्यादा। तो जैसे जैसे वीक बढ़ते जाते हैं वजन बढ़ता जाता है। उसी प्रकार प्लेसेंटा का वजन भी 9वें महीने पे 500 ग्राम है, तो 8वें पे 500 से कम होगा, 7वें पे उससे भी कम होगा। तो यहां पे जो वजन बुक्स में 500 ग्राम हम रट लेते हैं, वो 9वें महीने का है, पहले का नहीं। अब यहां रिप्रेजेंट करूंगा मैं बनने वाले तीसरे एमसीक्यू से। आज के लेक्चर के शुरुआती लम्हों में बनने वाला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 आपको मैंने बताया था बनेगा यहां से, हीमोकोरियल से, क्वेश्चन नंबर 1। सवाल नंबर 2 बनता है अपना यहां से, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सवाल नंबर 3 बन रहा है वजन से। तो वजन को एक्सप्लेन करने का बेस्ट है कि प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, आप बताएंगे 1/6 ऑफ फीटल वेट। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा एमसीक्यू है, 1/6 ऑफ फीटल वेट, कि बच्चे का वजन जितना है उसका छठा हिस्सा प्लासेंटा का है। आइडियली मान के चलने की 9वें महीने पर टपकने वाला बच्चा 3 किलो का, 3000 ग्राम का, तो प्लेसेंटा का वजन 3000/6, आंसर 500 ग्राम। अब हो सकता है आने वाला बच्चा ओवर नरिश या माल नरिश दोनों हो। आने वाला बच्चा 2400 ग्राम का निकला, 2400 ग्राम का, तो क्या प्लेसेंटा का वजन 500 ग्राम ही होगा? नहीं, 2400/6 400 ग्राम होगा। यदि आने वाला बच्चा बड़ा निकला 4200 ग्राम, 4 किलो 200 ग्राम, 4200 ग्राम, तो प्लेसेंटा 4200/6, आंसर 600 ग्राम का। तो प्लेसेंटा का वजन फिक्स नहीं है, वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू फीटस। मतलब देयर इज द रिलेशन बिटवीन फीटल वेट एंड प्लेसेंटा वेट। और क्या रिलेशन है? 1/6 का, मतलब प्लेसेंटा के वजन का 6 गुना वजन फीटस का होगा, फीटस के वजन का छठा हिस्सा प्लासेंटा का होगा। तो रेशो निकालना चाहे मेरे प्यारो, तो वजन में रेशो कितना आ जाएगा? 1:6 या 6:1। ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट रेशो है कि बच्चे के वजन और प्लासेंटा के वजन के बीच में अनुपात निकाला जाए तो जवाब कितना होता है? 1:6। और यहां से बनने वाला फिर चौथा एमसीक्यू कि ये जो रेशो है क्या कभी इक्वल होता है, क्या कभी बराबर होता है? तो बिल्कुल होता है जनाब, आपको देना है जवाब कि ये रेशो बराबर होता है। और सवाल एग्जामिनर ये पूछेगा वो कब होता है, तो जवाब है 16 वीक पे। जब एक प्रेग्नेंट फीमेल की प्रेगनेंसी हो जाती है 16 वीक की, तो वजन हो जाता है इक्वल। तो प्लेसेंटा के आज के लेक्चर के शुरुआत के इंट्रोडक्शन पोर्शन में बताए जा रहे इंफॉर्मेशन से आपके पास 4 एमसीक्यू बन चुके हैं दोस्तों। अटेंशन देनी है आपको इन चारों एमसीक्यूज के ऊपर ही, ये हमारे लिए बड़े फेथफुल साबित होने वाले हैं। एमसीक्यू नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीमोकोरियल? आंसर, एक्सचेंज ऑफ मैटरनल एंड फीटल ब्लड कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन फीटल एंड मैटरनल सरफेस?
आंसर umbilical cord opening. Question number 3. What is the best indicator of fetal and placental weight? Answer 1/6 or 6/1. Question number 4. The ratio between fetal and placental weight equal upon which week of gestation? Answer 16 week. तो 4 सवालों का समावेश है परिचय के इस बेला में। हिमोकोरियल का मतलब ब्लड कंटेंट का एक्सचेंज होना। प्लेसेंटा की 2 सरफेस के बीच में अंतर करने के लिए अम्बिलिकल कोड देखेंगे। वजन बेहतरीन बताना हो तो बच्चे का छठा हिस्सा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का 6 गुना बच्चा, और इन्हें इक्वल करना हो तो वो समय कौन सा होता है? 16 वीक का। और फिर प्लेसेंटा डेवलपमेंट की एक रेंज होती है जो ऐसे इंफॉर्मेशन में रखनी है आपको, वो रेंज है 6th to 12th वीक। प्लेसेंटा डेवलपमेंट की रेंज है, आपको हार्मोनल फंक्शन के अंदर इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। फिलहाल मूव करते हैं अपन प्लेसेंटा की अगली इंफॉर्मेशन पे। हमने प्लेसेंटा में अभी तक इसकी पूरी एनाटॉमी देख ली और अभी इसका इंट्रो देख लिया। नेक्स्ट वन देखते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सरल होने वाला है क्योंकि डेवलपमेंट में पढ़ लिया। प्लेसेंटा क्या होता? एक कनेक्शन मदर के साथ और फीटस के साथ। उस सर्कुलेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप उसे समझ पाएंगे। सबसे पहले बोर्ड पे अटेंशन दे लें, जो चीज अवेलेबल है इसी को अपने को एक्सप्लेन करना है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं सिर्फ उन्हीं पे गौर करें। एमसीक्यू कहां से बनता है? रिप्रेजेंटेबल तो बहुत चीज है कि प्लेसेंटा एक बीच का कनेक्शन है, उसका संबंध मां से भी है और बच्चे से भी है। उसका संबंध जब मदर से था तो नाम दिया यूट्रोप्लेसेंटल, क्योंकि मदर ने अपनी तरफ से किसको दिया? यूट्रस को दिया, तो नाम यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। और जब इसने बच्चे से कनेक्शन लगाया तो फीटोप्लेसेंटल। इन दोनों की प्रैक्टिस कर चुके हैं अपन। मदर कौन से दिन न्यूट्रिशन देना स्टार्ट करती है? 12वें दिन। विलाई अपना न्यूट्रिशन बच्चे में कब ट्रांसफर करता है? 21वें दिन। फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। सारे लॉजिक एक्सप्लेन हो चुके हैं। तो प्लासेंटा सर्कुलेशन में 2 होते हैं, यूट्रोप्लेसेंटल और फीटोप्लेसेंटल। टाइम है उनका 12th डे और 21st डे। ये हमने पढ़ लिया है। अब आगे की लॉजिकल बात। अब सर्कुलेशन है तो सर्कुलेशन चलाने के लिए ब्लड वेसल्स होती है। 2 सर्कुलेशन है, एक यूट्रस और एक फीटस। अब ब्लड वेसल्स में मेन बात करें तो आर्टरी और वेन। मदर की तरफ से अम्बलाइकल आर्टरी मदर की तरफ से यूटेराइन आर्टरी यूटेराइन वेन, मदर के यूट्रस की तरफ से यूटेराइन आर्टरी यूटेराइन वेन, बच्चे की तरफ से अम्बलाइकल आर्टरी अम्बलाइकल वेन। तो मैंने ऊपर वेसल्स के नाम लिखे हैं, आप गौर कर सकते हैं। यूट्रस की तरफ से यूटेराइन आर्टरी और यूटेराइन वेन, बच्चे की तरफ से अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन। एक चीज एक एक करके बात सुनते जाएं तो सारे आपको चीज समझ में आती जाएंगी। अब मैं यहां पे एक बहुत सिंपल लॉजिक बता रहा हूं कि दुनिया में कहीं की भी हो आर्टरी और कहीं की भी हो वेन, उनमें एक अंतर कॉमन होता है, प्रेशर का। प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है आर्टरी में और कंपैरेटिवली कम होता है वेन में, फिर चाहे वो पल्मोनरी और अम्बलाइकली क्यों ना हो। मानव शरीर में या फीटस में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनमें ज्यादा प्रेशर आर्टरी में और कम प्रेशर वेन में होता है। तो यदि ऊपर अम्बलाइकल वाले में मैं बोलूं कि एक का प्रेशर 80 mmHg है और एक का 8 है, 80-8 ऊपर 60-10 नीचे, 80-8 ऊपर 60-10 नीचे। ऊपर कौन है? यूटेराइन आर्टरी यूटेराइन वेन। नीचे कौन है? अम्बलाइकल आर्टरी अम्बलाइकल वेन।
ऊपर का रेशो क्या बता रहा हूं मैं, 80 और 8, तो ज्यादा कौन सा, 80, ज्यादा किसके पास, आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी, कम कितना, 8, 8 किसके पास, वेन, यूटेराइन वेन। नीचे बोल रहा हूं 60 और 10, ज्यादा कौन सा, 60 किसमें, आर्टरी में, कम कितना, 10 किसमें, वेन में। सारे प्रेशर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे प्रेशर मेंशन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रेशर रहा 80 वाला, 8 वाला, 60 वाला और 10 वाला, सिर्फ इतनी चीज। नेक्स्ट वन, अब आगे प्रेशर के बाद डायरेक्शन देखें, वो इंपॉर्टेंट है। ग्रीन मार्कर से जितने भी एरो बन रहे हैं वेसल्स के अंदर, उन एरो को आप देख लें, वो सारे एरो बता रहे हैं सर्कुलेशन पैटर्न क्या है। नियम बिल्कुल फिक्स है, ब्लड को लेकर आने वाली आर्टरी होती है और बाहर ले जाने वाली वेन होती है। बेसिक, आने वाली अंदर आर्टरी होती है, जाने वाली वेन होती है। पर यह लॉजिक कहां नहीं लगता, अम्लाइकल में, क्योंकि सिस्टम क्या होता है, उल्टा। तो ऊपर देखें, आ रही है अंदर, ये नीचे डायग्राम, कौन है ये, आर्टरी, जा रही है बाहर, कौन है, वेन। सिंपल है, क्योंकि ये यूटेराइन है। बच्चों में पता होना चाहिए सिस्टम उल्टा होता है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ जाने वाली आर्टरी और अंदर आने वाली कौन हो गई, वेन। आपको यहां से पहला एमसीक्यू मिल सकता है। जो भी एमसीक्यू होंगे मैं उन्हें रेड मार्कर से इंडिकेट करता हूं। तो पहला एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है डायरेक्शन ऑफ वेसल से, कि वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होने वाला जो ब्लड है उनकी डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है। सवाल बन सकता है, मैंने नीचे एमसीक्यू किया है, सवाल यहीं से बन सकता है, अम्लाइकल आर्टरी की डायरेक्शन बताइए। आपको दो ऑप्शन देगा, दो ऑप्शन है, फीटस टू प्लासेंटा या प्लासेंटा टू फीटस, या अम्लाइकल वेन में ब्लड फ्लो की डायरेक्शन बताइए, फीटस टू प्लासेंटा या प्लासेंटा टू फीटस। आंसर दे दीजिए, वापस आ जाइए अम्लाइकल आर्टरी में। आर्टरी की डायरेक्शन क्या होगी, फीटस से प्लासेंटा में, और अम्लाइकल वेन की डायरेक्शन क्या होगी, प्लासेंटा से फीटस में। ये चीज तो अभी तक जितनी चीजें थी सामने बोर्ड पर मेंशन है कि प्लासेंटा सर्कुलेशन में दो सर्कुलेशन है, मदर के साथ यूट्रो प्लेसेंटल 12वें दिन, बच्चे के साथ फीटो प्लेसेंटल 21वें दिन। मदर वाली वेसल्स का नाम यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन वेन। बच्चे वाली वेसल का नाम अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल वेन। ज्यादा प्रेशर आर्टरी में, कम प्रेशर वेन में। ऊपर का लॉजिक है 80 और 8 mmHg, नीचे का लॉजिक है 60 और 10 mmHg। ज्यादा वाला आर्टरी में, कम वाला वेन में। उसके बाद डायरेक्शन, आने वाली आर्टरी, जाने वाली वेन, उल्टा किसमें, बच्चे में। अपवाद होता है। अब हिसाब कर लेते हैं। मदर की तरफ से एक बार में कितना आता है, अपन ने देखा 500 ml, उसमें से विलाई में कितना जाता है, 350 ml, स्पेस में कितना जाता है, 150 ml। पढ़ा है हमने इसको पढ़ा है और लिख भी रखा है इधर कि ये अपने पास 150 हो गया और ये अपने पास में 350 हो गया। बच्चे की बात कर रहे हैं, मदर की तरफ से जो 500 ml एक बार में आया है, एक मिनट में नहीं, एक बार में, कान खोल के अटेंशन से। प्लेसेंटल सर्कुलेशन में मदर की तरफ से एक बार में 500 ml आया है और यह काम एक मिनट में 3 से 4 बार होता है। यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन एक मिनट में 3 से 4 बार मदर 500 ml को रिप्लेस करती है, एक मिनट में 3 से 4 बार। अब बात कर रहे हैं इसकी, और यह है अपने पास नो डाउट गोल्डन एमसीक्यू, 400 ml पर मिनट। यह है बच्चे की तरफ से। बच्चे की तरफ से एट द एंड ऑफ 9 मंथ जो रेट आती है वो 400 ml पर मिनट है। इस 400 ml पर मिनट को आप मेंशन कर सकते हैं लिख करके, फीटल ब्लड फ्लो। और यदि पहले के बताए हुए एमसीक्यू को साइड में रखें और सिर्फ आज इस पूरे सर्कुलेशन से यूं कहें कि एकमात्र एमसीक्यू कौन सा बनता है, तो वो ये है, आप चेक कर लेंगे, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया 2 बार। फीटल ब्लड फ्लो कितना, 400 ml पर मिनट।
बहुत सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड पर है, बहुत सारे एमसीक्यू भी हैं, पर मैं कह रहा हूं जब एग्जामिनर को आंख बंद करके प्लासेंटल सर्कुलेशन में से एमसीक्यू निकालना होगा तो बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के वो इसी एमसीक्यू को लेके जाएगा, जिसका आंसर है फीटल ब्लड फ्लो कितना होता है 400 ml पर मिनट। बाकी देखिए एमसीक्यू यहां से भी है 12th डे और 21st डे, पर हम इसे याद कर चुके हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन में। तो प्लासेंटल सर्कुलेशन में इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है और क्वालिटी का एमसीक्यू ढूंढना पड़ता है। 12वां दिन 21वां दिन अपने आप में सवाल है, पर यह सवाल हमने याद कर लिया है। उसके बाद बिल्कुल निश्चिंत रहे, कॉन्फिडेंट रहिए, साथ रहिए, किसी भी एमएमएचजी का सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। सवाल पूछा जा सकता है वेसल्स में सर्कुलेशन की डायरेक्शन, जैसा मैंने कहा यहां से पूछा जा सकता है डायरेक्शन क्या होती, और फिर ये जो हिसाब है 500 ml, 350 ml, 150 ml, यहां तक भी एग्जामिनर नहीं पहुंचता है। फीटल ब्लड फ्लो कितना होता है 400 ml पर मिनट, नो डाउट ये कंफर्म क्वेश्चन अपने पास बन सकता है। अब और जो सवाल बनता है वो बनता है अम्बलाइकल वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो हमें यह पता होना चाहिए अम्बलाइकल वेसल्स ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन नॉर्मल वेसल्स के अपोजिट होता है, मतलब वेन में ज्यादा और आर्टरी में कम। अम्बलाइकल के केस में तो अम्बलाइकल वेन में वो सैचुरेशन 80% है और आर्टरी में वो सैचुरेशन 60% है। तो कुल मिलाकर के यदि मैं यहां से एमसीक्यू निकालना चाहूं सारे के सारे, तो वो अपने पास बन के आते हैं सारे एमसीक्यू। प्लेसेंटल सर्कुलेशन से बनने वाले सारे सवाल बताएं। सवाल नंबर 1, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कौन से दिन शुरू होता है 12वें दिन। सवाल नंबर 2, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब शुरू होता है, जवाब 21वें दिन। सवाल नंबर 3, अम्बलाइकल वेन की डायरेक्शन क्या है, आंसर है प्लेसेंटा टू फीटस। सवाल नंबर 4, अम्बलाइकल आर्टरी की डायरेक्शन क्या है, आंसर है फीटस टू प्लेसेंटा। सवाल नंबर 5, फीटल ब्लड फ्लो कितना है 400 ml पर मिनट। अगला सवाल, वेन में सैचुरेशन 80%, आर्टरी में सैचुरेशन 60%। तो 5-7 सवाल सिर्फ ये सामने की तरफ अवेलेबल प्लेसेंटा सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करने वाला डायग्राम बता करके जाता है। यहां पर अलग अलग वेसल्स के अलग अलग प्रेशर हैं, आपको उनमें हिसाब नहीं लगाना है कहां गया कहां नहीं गया, ये इनकी नॉर्मल एनाटॉमिकल फिगर है। कई बार चतुर्बुद्धि का बालक अपने पश्च मस्तिष्क में उपस्थित सारी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके हिसाब लगा लेता है कि अंकल जी ऊपर 80 mmHg आया था और नीचे 60 mmHg है, तो 20 mmHg कहां गया। भैया नीचे 10 mmHg गया था, ऊपर 8 mmHg है, तो 2 mmHg कहां गया। तो मैं उन्हें बताना चाहूं प्यारे मेरे दोस्त भाई मित्र सका बंधु, दिस इज नॉट रीजनिंग और मैथमेटिकल क्लास, दिस इज द ओबीजी क्लास, जहां पे गणित नहीं लगानी होती है लाला, नहीं तो गणित में फंस सकते हैं। वैसे कैलकुलेट करें, ऊपर से 500 ml आया, 350 गया, 150 गया, बचने 400 कैसे दिया। तो ये हर वेसल्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने के लिए बीच में पूरा कौन विराजमान है, IVS। बचा हुआ सारा प्रेशर, बचा हुआ सारा अमाउंट कौन खा के बैठा है, IVS। वही IVS जो अपने 4 कंटेंट के लिए फेमस है, जिनमें शामिल है विलाई, स्पेस, ट्रेबेक्युले और हाफ वर्ड। तो फिलहाल जितनी इंफॉर्मेशन उतना आपको नॉलेज देना है। अब बात सर्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है। सर्कुलेशन का मीनिंग हर बार, चाहे वो इंसान में चले, चाहे वो फीटस में चले, चाहे वो प्लासेंटा में चले, मानव शरीर में, इस संसार में किसी भी सर्कुलेशन चलने का पर्पस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिशन, बड़ा पर्पस। और पर्पस बहुत सारा, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी है, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहां यह बोला गया मदर की वेसल्स में जो न्यूट्रिएंट था बच्चे की वेसल्स में पहुंचने से पहले किस किस से टकराता है। तो इसी सर्कुलेशन में एक बैरियर आता है जो मैंने प्रिपेयर कर रखा है आपके लिए, ये देखिए। इस बैरियर को समझें, डेवलपमेंटल डेज में हमने इसके बारे में भी जानकारी ले रखी है, आज वो बताने का समय आ गया है।
तो सारी चीजें समझदार हैं अपन, एक एक करके देखते हैं क्या क्या बोल रही हैं, बड़े ध्यान से सुनते रहना प्यारे दोस्तों। ये देखो यूटेराइन आर्टरी है, मैंने कहा सीधा आर्टरी अपना ब्लड नहीं देती, तो उस आर्टरी की इतनी सारी ब्रांचें हैं जिन्हें स्पाइरल आर्टरी बोला, ब्रांचों के नंबर है 120 से 200। सर्कुलेशन बता रहा हूं, मदर की यूटेराइन आर्टरी उसकी ब्रांचें 120 से 200, और यहां से भी एक और एमसीक्यू बना सकता हूं मैं, ये जो 120 से 200 हैं ब्रांचें, वो इस प्लासेंटा सर्कुलेशन में ब्लड देने आई हैं। खूब सारी वैसल्स का जाल है। एनाटॉमी में बहुत सारी वैसल्स के जाल को या किसी भी ऑर्गन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होती है ब्लड वेसल्स, उनका जाल जो होता है उन्हें बोलते हैं बेड, बिस्तर। हमारे घर में भी जो बिस्तर होता है क्या काम करता है, जिस पे आरामदायक अवस्था में हम रेस्ट करते हैं। जब भी किसी ऑर्गन को ऐसी ब्लड वेसल्स का जाल मिल जाता है तो वो भी खुश होकर सो जाता है कि दुनिया भर का न्यूट्रिशन आ गया है। इसीलिए इन स्पाइरल आर्टरी की ब्रांचों को अपन बेड भी बोलते हैं, और ये कहलाता है प्लेसेंटा बेड। बेड का मतलब बिस्तर, ऐसा बिस्तर जो किसके द्वारा बना है, ब्लड वेसल्स के द्वारा बना है। इस बिस्तर पे हमें नींद आएगी या नहीं आएगी, मचक नींद आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो बेड बना है वेसल्स का बना है, और उन वेसल्स के अंदर दुनिया भर का न्यूट्रिशन भरा हुआ है। ये लाई न्यूट्रिशन। अब आगे देखिए, न्यूट्रिएंट मैंने बता दिए। ये न्यूट्रिएंट सारे के सारे कहां पर है, कॉटिलिडॉन में। मदर की पर डेसिडुआ, कटोरी का नाम कॉटिलिडॉन, उसके अंदर क्या भरा पड़ा है, न्यूट्रिशन। पहुंच गया। अब ये न्यूट्रिशन देखो ऐसे टपक 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 करके लास्ट में कहां पहुंच रहा है, फीटल वेसल में। वही वाली बात, मदर देने को तैयार है 12वें दिन, पर बच्चा कब तक नहीं लेगा, 21वें दिन तक, क्योंकि क्या नहीं बनती, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कैसे बनती थी, मैंने सिखाया था। शुरू की लेयर सिंसाइटोसाइटो, दोनों मिलके क्या निकालते, मीजेनकाइमा। यही क्या बनाएगा, मीजोडर्म, और इसके बाद बच्चे की एपिथेलियम। कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। तो इन 5 परतों को पार करने के बाद ये रहा न्यूट्रिएंट, और ये पहुंचा यहां पे कितनी परतों के बाद, 5 लेयर के बाद। इन 5 पांडवों के समूह को एक साथ बोलते हैं प्लेसेंटा बैरियर। तो सवाल है सर्कुलेशन के अंदर ही क्या मदर के पास अवेलेबल न्यूट्रिएंट डायरेक्टली बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है, हां या ना, नहीं। कितनी परतों के द्वारा रोका जाता है, 5 परत। उन 5 परत को एक साथ क्या बोलते हैं, जवाब बैरियर। फिर तो सुने, क्या मदर के ब्लड के न्यूट्रिएंट डायरेक्टली बच्चे को ट्रांसफर हो जाते हैं, नहीं। कितनी परतों से गुजरना पड़ता है, 5 से। इन 5 को एक साथ क्या बोलते हैं, बैरियर। और फिर प्लेसेंटा बैरियर से बनने वाला एक गोल्डन क्वेश्चन, मल्टीपल अपनी जगह पर है, पर एक बड़ा बड़े की जगह है कि बैरियर कैसा होता है। तो मेरे प्यारों देना जवाब कि बैरियर होता है सेलेक्टिव। प्लेसेंटा बैरियर इज सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब है कि ये 5 बैरियर की परतें सेलेक्ट करेगी। यदि ऊपर से कोई न्यूट्रिएंट होगा, काम की चीज होगी, क्वालिटी की चीज होगी, तो उसे बच्चे में जाने देगी, अलाउ करेगी। और यदि ऊपर कोई हार्मफुल चीज होगी, कोई पैथोजन होगा, तो उसे रोकेगी, जाने नहीं देगी। ये बहुत सिंपल सा काम होता है सिलेक्शन का। आखिरकार ये सरकार हमें सरकारी नौकरी देने से पहले हमारा करती क्या है, सिलेक्शन। आखिरकार मैं आपके सामने स्क्रीन पर ऑनलाइन आकर के करवाना क्या चाहता हूं, आपका सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मतलब क्या है, क्वालिटी को ले लीजिए 75,000 देने के लिए, और जिनमें अभी क्वालिटी नहीं है उन्हें वहीं पर छोड़ दीजिए। तो यही सिलेक्शन का काम कौन करने जा रहा है, प्लासेंटा का बैरियर। इसके अलावा इसमें इंफॉर्मेशन है कि प्लेसेंटा बैरियर की मोटाई कितनी होती है, तो वो मोटाई है 0.025 मिलीमीटर। घबराना मत दोस्तों, बहुत पतला होता है ये। और ये बैरियर जाना जाता है अपने अंदर रखने के लिए 2 जोन होते हैं, अल्फा जोन और बीटा जोन। यहां से सवाल बन सकता है, बना तो नहीं है पर बता देता हूं। अल्फा जोन, बीटा जोन।
प्लासेंटा का बैरियर आपने देखा इतना बड़ा इलाका है, अलग अलग जोन, जोन का मतलब एरिया होते हैं जिन्हें अलग अलग काम दिए जाते हैं। एक को काम दिया तुझे गैस एक्सचेंज करना है, एक को काम दिया न्यूट्रिशन एक्सचेंज करना है, एक को काम दिया वेस्ट रिमूव करना है। ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया बांटे जाते हैं। जिसे जो काम दिया है वो वही काम करेगा तो परिणाम निकलेगा, किसी और जगह चला जाएगा काम करने तो परिणाम नहीं आएगा। यहां भी अल्फा जोन जो होता है उसे गैस एक्सचेंज का काम दिया जाता है, और बीटा जो होता है उसे हार्मोन एक्सचेंज का काम दिया जाता है। और ऐसे बहुत जोन होते हैं, लेकिन एग्जाम में जितने पूछे जाते हैं उतने ही मैं आपको बता रहा हूं, मेनली अल्फा और बीटा। तो ये सामने बोर्ड पर रिप्रेजेंट है सर्कुलेशन एंड बैरियर। एक बार फिर से सुन लीजिए, आज की कंप्लीट लेक्चर में कितने एमसीक्यू आपको परिचय और सर्कुलेशन से मिल गए हैं। आ जाते हैं पहले परिचय में। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताना शुरू किया, सिर्फ एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू नंबर 1 प्लेसेंटा से बनने वाला पहला एमसीक्यू है, नाम आता है हीमोकोरियल। हीमोकोरियल से क्या सवाल है कि वहां पर एक्सचेंज होता है ब्लड के कंटेंट का, कभी नहीं होता है किसका, ब्लड का। सवाल नंबर 2 ये था कि जो प्लेसेंटा की सरफेसेस हैं उनके अंदर डिफरेंशिएट किससे करेंगे। अरे बहुत सारे तरीके डिफरेंशिएट करने के, पर बेस्ट आंसर क्या है, अम्लाइकल कोड को देख के। जहां कोड निकल रही है वो फीटस की अपोजिट वाली मदर की। सवाल नंबर 3 वजन को लेकर के, प्लासेंटा के वजन को बताने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, 1/6। तो रेशो क्या है, 1:6 या 6:1। लाइन का मतलब प्लेसेंटा के वजन का 6 गुना बच्चा, बच्चे के वजन का छठा हिस्सा प्लासेंटा। क्या ये रेशो कभी इक्वल होता है? जी हां होता है। कब होता है? 16 वीक पे होता है। नेक्स्ट वन अपन ने बात करी इसके अंदर सर्कुलेशन को लेकर के, सारे सवाल ये रहे। सवाल नंबर 1 फिर से बोल रहा हूं, यूट्रोप्लेसेंटल 12वें दिन, फीटोप्लेसेंटल 21वें दिन। नेक्स्ट वन डायरेक्शन, अम्लाइकल वेन की डायरेक्शन प्लेसेंटा टू फीटस, आर्टरी की फीटस टू प्लेसेंटा। फीटल ब्लड फ्लो कितना, 400 ml पर मिनट। वेन का सैचुरेशन 80%, आर्टरी का सैचुरेशन 60%। नेक्स्ट वन प्लेसेंटा बैरियर, प्लेसेंटा बैरियर कितनी परतों का होता है, 5 परतों का। बैरियर नेचर में कैसा होता है, सेलेक्टिव नेचर होता है। मोटाई कितनी होती है, 0.025 mm होती है। जोन कितने, 2 फेमस जोन है, अल्फा और बीटा। गैस एक्सचेंज के लिए अल्फा जोन और हार्मोन एक्सचेंज के लिए बीटा जोन। इसी में मिलने वाले एडिशनल एमसीक्यू और भी अपने पास है। नंबर 1 बेड किसे कहते हैं, यूटेराइन बेड, प्लेसेंटल बेड किसे कहते हैं। बेड का मतलब है वेसल्स का गुच्छा। कौन सी वेसल्स ने गुच्छा बनाया, स्पाइरल आर्टरीज ने बनाया। नंबर कितने थे, 120 से 200 नंबर थे। तो ये अभी तक प्लेसेंटा का इंट्रो और सर्कुलेशन। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ अपन मूव फॉरवर्ड करें तो वहां पे नाम आता है हमारे इस प्यारे प्लेसेंटा भैया के दुनिया भर के फंक्शंस। तो अपन अब डिस्कस करेंगे प्लेसेंटल फंक्शंस को लेकर के, अलग अलग उनके एरिया बांटे गए हैं। आते हैं नंबर 1 बात करते हैं जनरल फंक्शंस पे, सामान्य जो फंक्शन है उसको लेकर के। फंक्शंस में कैटेगरियां हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो 1 बाय 1 देखते हैं कौन कौन सी आने वाली है। सबसे पहला जनरल है। जनरल फंक्शन मतलब सामान्य तौर पे क्या क्या वो काम करता है, बहुत सारे काम करता है। अपन ने देखा वेसल्स टू वेसल्स एक्सचेंज है, बीच में बैरियर है, हालांकि वेसल्स टू वेसल एक्सचेंज है तो मल्टीपल चीजें हो सकती है। एग्जांपल, यदि हमने सिर्फ एक्सचेंज किया गैस को तो फंक्शन हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम के जैसा। हमने यदि एक्सचेंज किया न्यूट्रिशन को तो वो जीआईटी एंड सर्कुलेटरी वाला वर्क हो गया। यदि अपन एक्सचेंज कर रहे हैं वेस्ट को तो वो रीनल सिस्टम वाला फंक्शंस हो गया। तो कहने का मतलब मल्टीपल बेसिक प्रोसेस। इसके अलावा बात करें जो पर्टिकुलर कंटेंट पे आ जाएं, कि पर्टिकुलर वाटर पे आ जाएं या कंटेंट की बात ही चल जाए, तो प्रोटीन का बच्चा एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का बच्चा ग्लूकोज, और फैट का डेरिवेटिव फैटी एसिड, ऐसे करके मल्टीपल थिंग ट्रांसफर हो। तो यहां पर यह कहा जा रहा है ह्यूमन बीइंग में इन सब वर्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम कैटेगराइज्ड हैं। गैसियस एक्सचेंज के लिए डिफरेंट हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं। मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर है,
न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, वेस्ट रिमूवल के लिए रीनल सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है। तो मल्टीपल सिस्टम के अलग अलग काम होते हैं, पर फीटल लाइफ में ये सारे काम एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा कंप्लीट किए जा रहे हैं, उसका नाम प्लेसेंटा। तो जनरल फंक्शन का मतलब है मल्टी सिस्टम एक्शन। जनरल फंक्शन का मतलब है मल्टी सिस्टम एक्शन। हालांकि इन सबको करने के साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं जो अलग अलग सिस्टम वाइज आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। गैस एक्सचेंज का क्या प्रिंसिपल है वो आपको रेस्पिरेटरी में डिस्कस करवाया जाएगा। वाटर एक्सचेंज ऑस्मोटिक प्रिंसिपल क्या होता है, ब्लड एंड सर्कुलेशन में एक्सप्लेन किया जाएगा। पर्टिकुलर एमिनो एसिड कार्बोहाइड्रेट को कैसे बॉडी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रीनल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये सारे जनरल फंक्शन साइंटिफिक प्रिंसिपल पे होते हैं और इन्हीं सबको परफॉर्म करना फर्स्ट कैटेगरी होती है प्लासेंटा का जनरल फंक्शन। नेक्स्ट देखें, जनरल के बाद नंबर टू में आते हैं प्लासेंटा फंक्शन के अंदर तो इम्यून फंक्शन। अब इम्यून फंक्शन के अंदर एक तो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मोस्ट कॉमन है, एकदम जबान पे रहती है, इजिली याद भी हो जाती है, और सेकंड वन है एडिशनल इंफॉर्मेशन। नंबर वन थिंग है इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन GMADE मल्टीपल जो ह्यूमन बॉडी में होती है, बहुत कॉमन सवाल है। हमारी पूरी ओबीजी में मां के द्वारा बच्चे को दो ही इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर की जाती है। पहली प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा के द्वारा और दूसरा लैक्टेशन के समय ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा। दो बड़ी फेमस है, एक IgG एक IgA। परमानेंटली डिफरेंशिएटिंग पॉइंट याद रखना होता है हमें कि कब IgG ट्रांसफर है कब IgA। तो यहां सुनना, अभी मैंने प्लेसेंटा के इतने फंक्शन बताए कि बहुत सारे सिस्टम का काम अकेला एक आदमी करता है। तो जब बहुत सारे काम कोई एक करे तो सम्मान में जी बनता है। इसीलिए लाइफ टाइम याद रखें, प्लेसेंटा से जो ट्रांसफर होती है वो IgG, तो ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट मिल्क से कौन सी होगी, IgA। मैं बोल रहा हूं ओबीजी में दो ही प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन जो मां से बच्चे को मिलती है, एक प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा के द्वारा, दूसरी लैक्टेशन में ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा। कंफ्यूजन कभी कभार रह जाता है कब तो IgG कब तो IgA। तो प्लेसेंटा को सम्मान देना है क्योंकि बहुत सारे काम करता है, इसीलिए प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा से ट्रांसफर होने वाली IgG और बची हुई ब्रेस्ट मिल्क से ट्रांसफर होने वाली IgA। अब इसी इम्यून फंक्शन में दो नाम है, उन्हें देखें। एक नाम है पाप और एक PSBGP। इनकी फुल फॉर्म में मेंशन कर देता हूं, पहले उन्हें देखें। एक बोलना चाहता है प्रेगनेंसी एसोसिएट प्लाज्मा प्रोटीन, फुल फॉर्म है ये। और ये भी इसी प्रकार से प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये दो डिस्कस कर रहे हैं अपन, पाप और PSBGP इम्यून फंक्शंस के अंदर। इन्हें डिटेल में जानने के लिए आपको कुछ छोटा सा एक कंसेप्ट सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ पाएंगे। हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पोर्शन में एंटीबॉडी जो सेगमेंट है, तो जनरली जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोटीन से बनी होती हैं। प्रोटीन बॉडी में कई जगह हैं, टिश्यू के अंदर भी है, बॉडी में भी है और ब्लड में भी है। ब्लड वाले प्रोटीन को नाम दे देते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो नाम एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन चलते हैं, वैसे ही प्लाज्मा प्रोटीन। तो ब्लड में मिलने वाली मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज जो हैं वो एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। अब इस एंटीबॉडी के लॉजिक को यहां पे कैसे बताया जा रहा है तो देखें।
ये सारी एंटीबॉडियां, जो भी एंटीबॉडी होती हैं, उन सबका काम ही क्या होता है? इम्यून का। यदि हमारे शरीर में किसी की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बन रही हैं, तो कुल मिला के वो हमारा प्रोटेक्शन कर रही हैं। तो क्योंकि इन दोनों के लास्ट में एक में लिखा हुआ है प्लाज्मा प्रोटीन और यहां भी लिखा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये दोनों के दोनों एंटीबॉडी हैं। दूसरी मजे की बात, ये दोनों एंटीबॉडी प्रेगनेंसी स्पेसिफिक हैं, मतलब नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में ये आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि दोनों के आगे लिखा हुआ है प्रेगनेंसी एसोसिएट, प्रेगनेंसी से संबंधित, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक, मतलब केवल प्रेगनेंसी के लिए। तो यहां सबसे पहले इन लाइनों का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद रेशनलाइज करेंगे इनके होने का अस्तित्व क्या है। पहली बात तो ये दोनों एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी है तो क्या करेंगी? हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। क्या ये एंटीबॉडी हर फीमेल में मिलेगी? नहीं मिलेगी। केवल किस में मिलेगी? प्रेग्नेंट फीमेल में। ये केवल प्रेग्नेंट फीमेल में ही क्यों मिलेगी? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इन्हें बना कौन रहा है? प्लेसेंटा। हम फंक्शन किसके पढ़ रहे हैं? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा सिर्फ कैसी फीमेल में मिलता है? प्रेग्नेंट फीमेल में। तो प्रेग्नेंट फीमेल में मिलने वाली स्पेशल स्ट्रक्चर प्लेसेंटा, और उस प्लेसेंटा से बनाई जाने वाली दो स्पेसिफिक एंटीबॉडी, नाम पाप और पीएसबीजीपी। अब करेंगी क्या? तो वो देखें। यहां पर एक चीज है, प्रेगनेंसी जब होती है तो फर्टिलाइजेशन को भी मान के चल लीजिए, स्पर्म फीमेल की बॉडी में आने वाला एक फॉरेन पार्टिकल हो सकता है। फॉरेन बॉडी का मतलब होता है जो हमारे शरीर में नहीं होती, बाहर से आती है। स्पर्म फीमेल की बॉडी में नहीं बनते हैं, बाहर मेल से ही आते हैं। तो फीमेल की बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे फॉरेन पार्टिकल समझ करके क्या दिखाएगा? रिएक्शन दिखा सकता है। अब इस छोटी बात को बड़े लेवल पे लेके जाएं। एक नॉर्मल फीमेल है, जीवन के 20-25 साल तक उसकी यूटेराइन कैविटी एकदम खाली थी। जैसे ही प्रेगनेंसी हुई, उसकी यूटेराइन कैविटी में पहली बार प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। तो अचानक से शरीर में नई संरचना दिखाई देने लग जाए, नई बनने लग जाए, तो फॉरेन बॉडी हो सकती है। यदि मदर के इम्यून सिस्टम ने इन सभी नई स्ट्रक्चर को फॉरेन पार्टिकल मान लिया, यदि मैटरनल इम्यून सिस्टम ने यूटेराइन कैविटी की स्ट्रक्चर जो प्रेगनेंसी में बन रही हैं, उन सभी को फॉरेन बॉडी मान लिया, यह समझकर कि यहां से पहले तो मैंने कभी देखा नहीं, और रिएक्शन दिखा दी, तो वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसी के लिए प्लेसेंटा एडवांस में इन दोनों को तैयार कर लेता है। किस समय के लिए? कि यदि बाय चांस मदर का इम्यून सिस्टम रिएक्शन दिखाए, तो उससे पहले हम अपनी जान बचाएं, और जान बचाने के लिए क्या बनाएं? एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी? मदर के इम्यून सिस्टम को रिएक्शन नहीं देने देगी। मदर के इम्यून सिस्टम को रिएक्शन नहीं देने देगी, क्योंकि आप क्या चाहते हैं? मदर का इम्यून सिस्टम रिएक्शन दे या नहीं दे? नहीं दे। तो मदर के इम्यून सिस्टम को रिएक्शन नहीं देने देगी, मतलब इन दोनों का काम हो गया। और यही चीज पूछी जाती है। बाकी सब जो मैंने एक्सप्लेन किया वो खोपड़े में याद रखा जाता है, सिर्फ पूछा यह जाता है कि ये दोनों क्या करते हैं। जवाब देना है मैटरनल इम्यूनो सप्रेशन। जी हां, बिल्कुल। आपसे यह चीज पूछा जाएगा कि ये दोनों बने जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा के द्वारा, इनके बनने का लॉजिक क्या है, अस्तित्व क्या है? मैटरनल इम्यूनो सप्रेशन। आखिर क्यों करना है मैटरनल इम्यूनो सप्रेशन? क्योंकि मैटरनल इम्यूनो सप्रेशन नहीं किया तो वो दिखा सकता है रिएक्शन, और यदि मदर के सिस्टम ने दिखाई रिएक्शन, तो प्रेगनेंसी का हो जाएगा टर्मिनेशन। तो प्लासेंटा के फंक्शन के कंटिन्यूएशन में सेकेंड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं अपन अभी, इम्यून फंक्शन। वहां एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि सबसे पहली बात तो याद रख लें IgG और IgA वाले सिद्धांत को। प्लेसेंटा आएगा तो IgG, ब्रेस्ट मिल्क होगा तो IgA। उसके बाद नई जानकारी क्या? कि दो अपने पास एंटीबॉडी है नई, जिनके नाम है पाप और PSBGP। बनेंगे केवल और केवल प्रेगनेंसी में, क्योंकि बनाए जाते हैं प्लेसेंटा के द्वारा। फिर पूछेगा इनका काम, तो काम है मैटरनल इम्यूनो सप्रेशन। ऐसे नहीं घबराना कि मैटरनल इम्यूनो सप्रेशन हो गया तो हमने मदर की इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया। जी बिल्कुल नहीं।
वहां पे हमने मदर को हमारे खिलाफ रिएक्शन दिखाने से रोक लिया। तो ये दोनों का एक ही फंक्शन है, मैटरनल इम्यूनो सप्रेशन। ये जरूरी है ताकि क्या हो सके, फीटल रिजेक्शन बच सके। इम्यूनो सप्रेशन और रिजेक्शन जैसी टर्म ट्रांसप्लांटेशन में यूज ली जाती है। ट्रांसप्लांट पेशेंट को कौन सी दवा दी जाती है, इम्यूनो सप्रेशन, ताकि उसका शरीर क्या ना दिखा पाए, रिजेक्शन। तो यहां भी ये दोनों क्या कर रहे हैं, सप्रेशन, ताकि क्या ना हो पाए बच्चे का रिजेक्शन। नेक्स्ट वन आते हैं अपन अगले फंक्शन पे। तो थर्ड फंक्शन में अपन बात करते हैं एंजाइमेटिक फंक्शन की। प्लेसेंटा के द्वारा कुछ एंजाइमेटिक फंक्शन भी परफॉर्म किए जाते हैं, उनको देख लेते हैं। उस कैटेगरी में दो एंजाइम्स के नाम हैं, एक नाम है ऑक्सीटोकाइनेस और एक नाम है डी अमाइनो ऑक्सीडेस। अब इनका मीनिंग सुन लीजिए, क्या क्या एंजाइमेटिक फंक्शन रिजल्ट लेके आ रहे हैं। फर्स्ट वन जो नाम लिखा हुआ है ऑक्सीटोकाइनेस, इसके नाम पे चले जाइए। ऑक्सीटोसिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाने वाला एक एजेंट। प्रेगनेंसी 9 मंथ की जो ड्यूरेशन है वहां पे एक एक्सेप्टेबल थिंग होती है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आने चाहिए, इनहिबिट रहने चाहिए, क्योंकि यदि प्रेग्नेंट फीमेल को कॉन्ट्रैक्शन आ जाएंगे तो वो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की तरफ चली जाएगी। तो प्लेसेंटा के द्वारा निकलने वाला ऑक्सीटोकाइनेस रिलेटेड है कि ये करेगा इनहिबिट किसको, ऑक्सीटोसिन की एक्टिविटी को। ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने को और उसके फंक्शन करने की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए बनने वाला एंजाइम है ऑक्सीटोकाइनेस, प्लेसेंटा के द्वारा बनाया जाता है। तो यहां प्लेसेंटा बता रहा है कि प्रेगनेंसी में जब मैं आता हूं तो कितने प्रकार से एक मदर की और फिटस की हेल्प करता हूं। नेक्स्ट वन आते हैं इसके ऊपर, डी अमाइनो ऑक्सीडेस। डी अमाइनो ऑक्सीडेस क्या एंजाइमेटिक रिएक्शन है, तो उसके लिए सुने। शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से मिलती है मजबूती और प्रोटीन के टूटने से बनता है एमिनो एसिड। यह जनरल स्टेटमेंट है। दुनिया अक्सर क्वालिटी वाली बातें ही याद रखती हैं, क्योंकि उन्हें क्वालिटी से ही मतलब होता है। प्रोटीन के टूटने से बनता है एमिनो एसिड, पर और क्या बनता है वो कौन बताएगा, वो भी जरूरी है। वो बनता है वेस्ट और कचरा। कैसे, तो देखिए सामने बात करें अपने पास, जब भी प्रोटीन मेटाबोलाइज होगा तो एमिनो एसिड का बनना तो तय है, पर उसके साथ जो और वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनमें आती है हमारे पास एक गैस अमोनिया, और बनते हैं कई प्रकार के फ्री एजेंट जिनका नाम है एमाइन। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनने वाले एंड प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है। हमारे शरीर में भी जब प्रोटीन मेटाबोलाइज होता है तो एमिनो एसिड बनता है और अमोनिया एंड एमाइन। ये जो एमिनो एसिड है ये तो हो गई क्वालिटी वाली बात। ये क्वालिटी मटेरियल है, बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट्स है, बॉडी में सर्कुलेशन से ट्रांसफर होगा। लेकिन ये जो बने हैं अमोनिया, ये पॉइजनस गैस, और ये जो बना है एमाइन, ये फ्री रेडिकल है जिसकी अपनी पैथोफिजियोलॉजी होती है कि कॉज करता है स्ट्रेस और हाइपरटेंशन। अमोनिया जो बनी है वो पॉइजनस गैस है, एमाइन जो बना है एक स्ट्रेस और हाइपरटेंशन कॉज करने वाला रेडिकल है। तो कुल मिला के इन दोनों को बोल सकते हैं वेस्ट। तो आज के बाद याद रखेगा कि प्रोटीन के पाचन से दोनों चीज बनती है, क्वालिटी मटेरियल भी और वेस्ट मटेरियल भी। बॉडी को रखना किसको है, क्वालिटी मटेरियल को, रिमूव किसको करना है, वेस्ट मटेरियल को। यदि बॉडी होती आपकी, मेरी और मदर की, मतलब 20-25 साल की हट्टी कट्टी, तो वो आसानी से वेस्ट को रिमूव कर सकती है। लेकिन बात कर रहे हैं उस फीटल लाइफ की जो सरवाइव कर रहा है यूट्रस में 3, 4, 5, 8, 9 महीने का, उसकी बॉडी इन्हें इस वेस्ट को क्लियर नहीं कर पाती है। तो इन्हीं को क्लियर करने के लिए जिस एंजाइम को एक्सप्लेन किया जाता है उसका नाम है डी अमाइनो ऑक्सीडेज। डी अमाइनो ऑक्सीडेज हेल्प टू रिलीव पॉइजनस अमोनिया एंड प्रेशर एमाइन।
इन दोनों को रिलीव करने वाला एंजाइम। तो प्लासेंटा देखिए आपकी फिर एक बार मदद कर रहा है, दो हार्मोन को साथ, दो एंजाइम को साथ ला करके, एक ऑक्सीडोकाइनेज और दूसरा डी अमाइनो ऑक्सीडेज, एक करेगा कॉन्ट्रैक्शन से छुटकारा और दूसरा निकालेगा प्रोटीन के पचने से बनने वाली गंदगी को दूर करके। नेक्स्ट वन आते हैं अगले फंक्शन पे, फोर्थ वन फंक्शन जिसका नाम है बैरियर फंक्शन। ये हमारे लिए इजी रहेगा क्योंकि हमने आज के ही लेक्चर में बैरियर के नेचर को एक्सेप्ट किया है। क्या हम प्लासेंटा बैरियर के बारे में जानते हैं? प्लासेंटा बैरियर कितनी परतों का? 5 परतों का। बैरियर नेचर में कैसा होता है? सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिव का मतलब किसको आने देगा? क्वालिटी को। किसको रोक लेगा? पैथोजेंस को। तो बात यही है, आपको जिस नेचर के लिए बनाया गया है आपको वैसा ही रहना है। आप उसके अगेंस्ट काम करते हैं मतलब आप फेल हो गए। तो यहां एक टर्म है कि यूं तो प्लासेंटा का बैरियर किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार के वेस्ट, किसी भी प्रकार के पैथोजन को मदर से फीटस में ट्रांसफर होने नहीं देता है, परंतु कुछ ऐसे कीड़े मकोड़ों का ग्रुप है जिसे प्रेगनेंसी में ठोक बजा के बोलते हैं टॉर्च। ये एक ऐसा समूह है जिसमें बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, पैरासाइट भी है। जितने भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक साथ घर बना के बैठ जाते हैं, टॉर्च कहलाते हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस पैरासाइट है, सिफिलिस बैक्टीरिया, रुबेला वायरस है, साइटोमेगाला वायरस है, हर्पीज इन्फेक्शन, ये सारे ऐसे एजेंट हैं जो प्रेगनेंसी में प्लासेंटा के बैरियर को पार कर जाते हैं। इनमें से किसी भी एक का संक्रमण यदि मैटरनल बॉडी को हुआ तो मैटरनल बॉडी के अंदर इनका पैथोजन बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा। किसी भी पैथोजन को बच्चे के पास नहीं भेजना है, यह काम बैरियर ने चुना है, पर इन सबको वो रोक नहीं पाता। इनको रोक नहीं पाता तो मतलब बैरियर फंक्शन क्या हो गया? फेल हो गया। और फेल हो गया मतलब अच्छा काम किया या गंदा काम किया? गंदा काम किया। बिल्कुल उस गंदे वाले काम को बोलते हैं एलीग्ड प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा अपने फंक्शन करने में असमर्थ हो जाए और फेल हो जाए तो फेलियर को इंडिकेट करने वाला प्लेसेंटा होता है एलीग्ड। जी हां, जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी तू रोकेगा, उसने नहीं रोकेगा, नाम देंगे गंदा प्लेसेंटा। और गंदे का नाम क्या दिया गया? एलीग्ड प्लेसेंटा। दिस वन द हेडिंग नंबर 4। और आफ्टर दैट यहां पे आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जिनका नाम है हार्मोनल फंक्शन। प्लासेंटा के द्वारा अभी तक जो आपको लिस्ट बना के मल्टीपल फंक्शंस बताए गए हैं उस कैटेगरी में पहुंचे हैं अपन नंबर 5 पे, हार्मोनल फंक्शन। उन्हें ऐसे जूम करके सामने बोर्ड पे क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि अभी तक जितने भी बात चली, जनरल फंक्शन, इम्यून फंक्शन, एंजाइमेटिक फंक्शन, बैरियर फंक्शन, सारे एक तरफ और बहुत सारी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एमसीक्यूज लेकर आने वाला पार्ट है हार्मोनल फंक्शन। इस हार्मोनल फंक्शन वाले पोर्शन को एक नई सुबह के साथ, नए लेक्चर के साथ डील किया जाएगा क्योंकि इसमें आने वाली एनर्जेटिक नॉलेज के लिए आपको खुद को एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। फिलहाल अपने को यह लेक्चर यहीं रोकना पड़ेगा। एक बार फिर देखें आज के लेक्चर की स्टार्टिंग से लेकर के आपने प्लासेंटा की क्या क्या इंफॉर्मेशन अचीव करी। शुरुआत करी आप सभी ने प्लेसेंटा के बारे में मिलने वाली इंफॉर्मेशन से, और वो इंफॉर्मेशन शुरू होती है हमारे पास में इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले देखा लैंग्वेज बनने वाला पहला एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू हीमोकोरियल। हीमोकोरियल मतलब ट्रांसफर ब्लड का या ब्लड कंटेंट का, आंसर देना था ब्लड कंटेंट का। नेक्स्ट वन, प्लेसेंटा की सरफेस में अंतर करने का सबसे बेस्ट मेथड, आंसर क्या है? अम्लाइकल कोड। वजन को लेकर के बाद बेस्ट वजन कितना बताओगे? 500 ग्राम या 1/6, आंसर 1/6। ये रेशो इक्वल कितने वीक पे? 16 वीक पे हो जाएगा। सर्कुलेशन से बनने वाले मल्टीपल क्वेश्चन, पहला आंसर 12वां दिन, फिटोप्लेसेंटल 21वें दिन, फीटल ब्लड फ्लो 4
500 ml पर मिनट। वेन का सैचुरेशन 80%, आर्टरी का 60%। इसी में आ गया बैरियर। बैरियर में पहला सवाल, यूटेराइन बेड, प्लेसेंटल बेड। बेड किसने बनाया? स्पाइरल आर्टरीज ने। नंबर कितने? 120 से 200। बैरियर में परत कितनी? 5 परतें। बैरियर का नेचर कैसा? सेलेक्टिव नेचर। वो दो जोन बताइए जो एमसीक्यू लेके आ सकते हैं, अल्फा जोन और बीटा जोन। गैस वाला अल्फा, हार्मोन वाला बीटा। आफ्टर दैट स्टार्ट हो गए हमारे पास फंक्शन। बहुत सारे सिस्टम का एक साथ काम करता है प्लासेंटा। ह्यूमन बॉडी में ये वर्क करने के लिए अलग अलग होते हैं सिस्टम, पर प्लेसेंटा निभाता है मल्टी सिस्टम एक्शन नोन एज जनरल फंक्शन। इम्यून में देखिए, आराम से याद रखिए, दो ही इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी, जी आईजी ए, प्लेसेंटा वाली जी, मिल्क वाली ए। उसके अलावा आज यहां नया क्या मिला? सिर्फ प्रेगनेंसी में बनने वाले 2 एजेंट, पाप और पीएसबीजीपी। क्या करेंगे? मैटरनल इम्यूनो सप्रेशन, ताकि मदर क्या ना दिखाए? रिएक्शन। किसके खिलाफ? बच्चे के खिलाफ। नेक्स्ट वन अपन ने देखे एंजाइम 2, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करने के लिए बनने वाली एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑक्सीटोकाइनेज। डी अमाइनो ऑक्सीडेज क्या निकालेगा? कचरा निकालेगा। किसका कचरा? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का कचरा। कचरे का नाम क्या? पॉइजनस अमोनिया और प्रेशर एमाइन। नेक्स्ट वन बैरियर फंक्शन। प्लेसेंटा वैसे तो सारी पैथोजन, सारी गंदगी को रोक लेता है, पर टॉर्च के साम्राज्य को आधिपत्य करने में सफल नहीं हो पाता है और गंदगी बच्चे में भेज करके उसे विकलांग बना देता है। ऐसी गतिविधि करने के कारण उसे नाम दिया गंदा प्लेसेंटा। नेक्स्ट लेक्चर और कल की सुबह की शुरुआत होगी अपने पास प्लेसेंटा के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को लेकर। हेडिंग रहेगी हार्मोनल फंक्शंस। अभी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।